देखो, हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, इट इज अ डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन में होगा क्या, फटाफट ना। डार्क रिएक्शन में होगा क्या, थोड़ा सा 5 मिनट में रिकॉल करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। डार्क रिएक्शन में होगा क्या? तो डार्क रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग था, जो फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन वो डार्क रिएक्शन ही। फोटोसिंथेसिस का जो मेन रिएक्शन मैं हमेशा बोलता हूं वो डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट लेता है, जो प्लांट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, इस CO2 को प्लांट कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, प्लांट इसे किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। सिंपल सा कहानी है, यही था डार्क रिएक्शन, हो गया। ठीक है, बस इस वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है कि डार्क का मतलब अंधेरा नहीं समझना है। मैंने पहले भी बोला और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझाया। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखोगे तो बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आप इस वर्ड में कंफ्यूज ना हो कि डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरा। डार्क रिएक्शन कहने का मतलब है वो रिएक्शन जो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि उसको कोई मतलब नहीं है कि लाइट है या नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट है। लेकिन डार्क रिएक्शन को चलने के लिए हमें लाइट रिएक्शन के पावर, ताकत चाहिए। तो लाइट रिएक्शन से जो आपने एटीपी नाम का ताकत बनाया था, लाइट रिएक्शन जो आपने NADPH नाम का जो ताकत बनाया था, जिसे आप कहते हो एसिमिलेटरी पावर, इस चीज पे वो डिपेंडेंट है। मैंने यही बोला था। एनसीईआरटी इस दोनों को, एटीपी और NADPH को, कहता है कलेक्टिवली एसिमिलेटरी पावर ना। तो डार्क रिएक्शन को लाइट से कोई मतलब नहीं, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी एंड NADPH। बोले ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में होगा क्या, ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि द साइंटिस्ट वाज द मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने क्लोरेला नाम के एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि CO2 कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले CO2 को पकड़ा जाएगा, कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड, इस CO2 को जो पकड़ा गया, कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो कुछ बनते थे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसे आप रिड्यूस करके PgAl बनाते थे। तो सेकेंड इज द रिडक्शन। लेकिन कैल्विन साइकिल को वापस से चलना भी है। अब इस साइकिल को बार बार चलना है, तो बार बार आपको RUBP चाहिए। तो बाद में RUBP को रीजनरेट किया जाता था। तो थर्ड स्टेप द रीजनरेशन। ये सभी को आता है, ये सभी को आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आज हमें रिलेट करना है ना, क्योंकि हमें C3 C4 कैम सभी को रिलेट करना है। तो आपके दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए C3 साइकिल का पूरा स्टेप, कि कैसे उसका जो सबस्टेट होता है वो 5 कार्बन का होता है, RUBP 5 कार्बन का होता है। सबसे पहले वो बाइंड करता है, वो बाइंड करता है CO2 से। वो बाइंड करता है किससे? CO2 से। तो 5 कार्बन और 1 कार्बन मिलकर के 6 कार्बन हो जाते हैं ना। और ये CO2 RUBP में इंटर कर जाता है, तो 5 और 1 6 कार्बन हो गए। इसलिए CO2 का जुड़ना, इस प्रोसेस को कह लेते हैं कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम कार्बोक्सिलेज, सबस्ट्रेट के नाम पे रखा गया है रुबिस्को, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। और ये फिर 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाता है, 1 2 3 4 5 6, जिसे मैंने बोला था याद नहीं रखना, याद नहीं रखना है। 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो बीचों बीच से टूट जाता है। ये 3 कार्बन अलग हो जाते हैं और ये 3 कार्बन अलग हो जाता है। और ये जो 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं, ये भी जो 3 कार्बन है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन के हैं, इसलिए इस साइकिल को कैल्विन साइकिल को
आप फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के नाम पे C3 साइकिल भी कहते हैं। लेकिन ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 मॉलिक्यूल बना है, इसे सेकेंड स्टेप में रिड्यूस होना है। अभी तो कार्बोक्सिलेट हुआ, CO2 जुड़े, अब इसे रिड्यूस होना है, तो रिड्यूस होने के लिए इसमें हाइड्रोजन डाल दो, और हाइड्रोजन डालने के बाद में ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgL बन जाएगा। ये बहुत अच्छे से आपने सीखा है। रिड्यूस करने के लिए आपको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो 2 NADPH खर्च हो जाएंगे, और यहां पास खर्च हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो 2PgL को अब क्या करना है, वापस से आपको सबस्ट्रेट बनाना RUBP। वापस से आपको PgL को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करना है RUBP में। तो क्या होगा, तो जो 2PgL यानी 6 कार्बन है, उनमें से एक कार्बन बाहर निकल जाएगा, एक कार्बन बाहर निकलेगा, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेंगे। 1/6 यानी 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाएंगे, और 2PgL वापस से रीजनरेट हो जाएगा। यही आपको जानना था, इसके अलावा कुछ नहीं। रीजनरेशन के दौरान 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP बनते हैं, तो यहां पे एक ATP और खर्च होता है, एक ATP और खर्च हो जाता है। तो इस पूरे साइकिल में एक ATP रीजनरेशन में, 2 ATP आपके रिडक्शन में खर्च होते हैं, तो टोटल 3 ATP, और 2 NADPH खर्च होता है। पूरे साइकिल में 2 NADPH खर्च, 2 और 1 3 ATP खर्च होते हैं। ये सभी को याद है, 3 ATP खर्च होंगे और 2 NADPH खर्च होगा। तो ये पूरे साइकिल की कहानी यही है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 बार साइकिल चलाना पड़ेगा। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार साइकिल बनाना पड़ेगा, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार साइकिल चलाना पड़ेगा, तो आंसर होगा 18 ATP, और 6 बार साइकिल चलाने में 12 NADPH खर्च हो जाएंगे। बस यही था। तो ये कल का रिवीजन हो गया। अब आगे की कहानी आज पढ़ेंगे। ये कल जो हमने पढ़ा था उसी का क्विक रिवीजन है। चलो ठीक है, तो आपने कैल्विन पाथवे को अच्छे से देख लिया। अब प्रॉब्लम कहां है, ध्यान से देखना। अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होगा, अब रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। आज का जो क्लास है वो रट्टाफिकेशन नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम रुबिस्को है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम रुबिस्को है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ध्यान से सीखना है ना। ये दुनिया का एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी अगर तुम रीड करोगे तो वर्ड मिलेगा, इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। एनसीईआरटी का ये वर्ड है। तो ये आप मान लीजिए ये रुबिस्को नाम का एंजाइम है, ये रुबिस्को नाम का एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम में एक्टिव साइट होता है, और ये रुबिस्को नाम का एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है जिसका नाम RUBP है। ये रेड वाला जो है ये RUBP है। सबस्ट्रेट कौन है, RUBP। लिख दीजिए, बोले ठीक है सर। अब इस RUBP में जोड़ना है, इस RUBP में जोड़ना है। किसे RUBP में जोड़िएगा, तो आंसर है CO2 को। इस RUBP में CO2 को जोड़ना है, बोले ठीक है। RUBP में CO2 को जोड़िएगा तभी तो कार्बोक्सिलेशन होगा, बोले एकदम करेक्ट है। लेकिन कभी कभी ये जो रुबिस्को है वो O2 से भी बाइंड कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को, पहला स्टेटमेंट एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट कोट किया गया। ये रुबिस्को O2 से भी बाइंड कर सकता है। दे कैन बाइंड विथ बोथ O2 एज वेल एज CO2। दोनों से एफिनिटी है बाइंड करने की। RUBP में वो चाहे तो O2 को भी जोड़ सकता है, और ये RUBP में चाहे तो CO2 को भी जोड़ सकता है। दोनों को जोड़ने की ताकत है। लेकिन एनसीईआरटी आपकी कहती है, साफ स्टेटमेंट है, नोट कर लो, ब्लैक पॉइंट में उसे नोट कर लीजिए।
कि जो रुबिस्को है उसकी एफिनिटी CO2 से ज्यादा है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है कि रुबिस्को तो एंजाइम है, वो बाइंड करेगा, CO2 से भी करेगा, O2 से भी बाइंड करेगा, लेकिन एफिनिटी किससे ज्यादा है? नोट कर लीजिए, CO2 से। इसलिए हमेशा वो CO2 को प्रिफर करेगा। सिंपल समझो, तुम्हें सब्जी जो मिला है उसमें पनीर भी है और उसमें आलू भी है, तो तुम्हारे पसंद क्या है? पनीर पसंद है, तो तुम्हारी एफिनिटी पनीर से ज्यादा है, तो तुम पनीर खाना पसंद करोगे। तुम आलू खाना पसंद नहीं करते क्योंकि तुम्हारी एफिनिटी आलू से नहीं है। तो पहला हो गया एफिनिटी, दोनों से बाइंड कर सकता है, इसलिए रुबिस्को को कहते हैं डुअल एंजाइम। अगर तुम क्वेश्चन बनाओगे, नीट का दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो रुबिस्को की एक्टिविटी है ये डुअल एंजाइम है, डुअल एक्टिविटी शो करेगा, डुअल एक्टिविटी शो करेगा। कहने का मतलब सर क्या है? डुअल एक्टिविटी कहने का मतलब है कि दे कैन बाइंड विद द CO2 एज वेल एज द O2, और जब वो CO2 से बाइंड करेगा तो कहलाएगा कार्बोक्सिलेज। 1 मिनट, वो दोनों से बाइंड कर सकता है, CO2 एज वेल एज द O2। तो जब वो CO2 से बाइंड करेगा तो उसे कहेंगे कार्बोक्सिलेज, और जब वो O2 से बाइंड करेगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीजिनेज। इसलिए रुबिस्को का जब फुल फॉर्म देखते हो तो आप ऐसा दिखेगा, रुबिस्को ना। उसमें दोनों वर्ड है, C का मतलब कार्बोक्सिलेज है और O का मतलब ऑक्सीजिनेज है। बोले ठीक है, लेकिन सर ऑक्सीजन से कब बाइंड करेगा? अब प्रॉब्लम तो ये है सर, दोनों से बाइंड कर सकता है, CO2 से एफिनिटी ज्यादा है, तो O2 से कब बाइंड करेगा? तो आंसर है बेटा 4 कंडीशन। ये रट्टा मार लो, रुबिस्को केवल 4 कंडीशन होगा जब वो O2 से बाइंड कर सकता है, बस 4 ही कंडीशन, पांचवा कोई कंडीशन नहीं है। एनसीईआरटी में चारों कंडीशन गिवन है, एनसीईआरटी में चारों कंडीशन गिवन है, ठीक है। बोले सर कौन कौन? अगर चारों बेटा मिला करके, मिला जुला करके एक ही बात कह, कंडीशन नंबर 1, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रुबिस्को O2 के जगह CO2 से बाइंड करना पसंद करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, मई जून का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो रुबिस्को CO2 के जगह O2 से बाइंड करना पसंद करेगा, ठीक। सेकेंड है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, धूप तेज गिर रही है, इंटेंसिटी और टेम्परेचर समझ में आ रहा है ना? पर यूनिट एरिया कितना फोटोन गिरता है, ये इंटेंसिटी कहलाता है। तो गर्मी के टाइम में आपको बहुत इंटेंस दिखेगा और ठंड के टाइम में इंटेंसिटी कम दिखती है लाइट की। तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो तो रुबिस्को O2 से बाइंड करना पसंद करेगा। तीसरा, रुबिस्को जहां है, रुबिस्को कहां है? मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में। रुबिस्को कहां है? क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड पार्ट में। अगर उस फ्लूइड पार्ट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी रुबिस्को के सराउंडिंग कंडीशन में ऑक्सीजन नाम का गैस ज्यादा डिसॉल्व्ड है, सॉल्युबलाइज है, तो जाहिर सी बात है O2 से ज्यादा बाइंड कर जाएगा। और इसका उल्टा, अगर जहां रुबिस्को है और वहां O2 का कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन कम है, CO2 का कंसंट्रेशन कम है, O2 का ज्यादा है तो CO2 का कम है, यानी ओवरऑल कहे तो O2 एंड CO2 का जो रेशियो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत सिंपल सी कहानी से। O2 और CO2 का जो रेशियो है वो डिसाइड करता है कि रुबिस्को किससे बाइंड करना पसंद करेगा। O2 ज्यादा है O2 से, और अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 से। बोले ठीक है, लेकिन ये कंडीशन, ये चारों कंडीशन एक साथ कब क्रिएट होगा? थोड़ा लॉजिकल सोचना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखो। मान लो
गर्मी का टाइम है, मई जून का टाइम है। सिंपल, एकदम लॉजिकल कहानी की तरह दिमाग में सेट करो, चारों चीज समझ में आएगा। मान लो गर्मी का टाइम है, मई जून का टाइम है, जून का टाइम है और दोपहर हो रहे, दोपहर 12 बज रहे। थोड़ा लॉजिकल बताना, जून का टाइम है, 12 बज रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर ज्यादा होगा। बोले हाँ, 12 बजे टेम्परेचर ज्यादा होता है। बोले ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जो प्लांट है, प्लांट का जो लीफ है वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा करेगा, क्योंकि आपको बताया गया है ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लॉस ऑफ वाटर, पानी ज्यादा निकलेगा। ठीक है, स्टोमाटा से पानी बहुत निकलेगा। अगर पानी बहुत ज्यादा निकलेगा तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा, प्लांट के अंदर में स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा। खूब पानी निकल गया यानी तुम्हारा डिहाइड्रेशन हो रहा है। सोचो ना, प्लांट का डिहाइड्रेशन हो रहा है, खूब पानी निकल रहा है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था गर्मी के दिनों में जब स्कूल जाते थे ना, जैसे स्कूल की छुट्टी हुई 1 बजे, बहुत तेज धूप गिर रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, खूब पानी निकल रहा है, खूब पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है बॉडी, तो तुम भाग जाते थे, तुम वापस से कहीं छुप जाते थे, या घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, या स्कूल में रह रहे हो, या पेड़ के नीचे आ गए। लेकिन प्लांट क्या करेगा ऐसे कंडीशन में? प्लांट क्या करेगा अगर पानी की कमी हो गई? ऐसे कंडीशन में प्लांट एक हार्मोन रिलीज करता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को इसलिए कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? स्टोमाटा को बंद कर देगा। अब ध्यान से सुनना, स्टोमाटा बंद हो जाएगा। स्टोमाटा अगर बंद हो जाएगा तो फायदा क्या है? अगर स्टोमाटा बंद हो गया तो अंदर से बाहर वाटर नहीं निकलेगा, अच्छी बात है। अगर आपने स्टोमाटा बंद कर दिया, पानी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर स्टोमाटा तुमने बंद कर दिया तो सोचो ना, CO2 भी तो नहीं जाएगा। अगर तुमने स्टोमाटा बंद कर दिया तो CO2 भी नहीं जाएगा। अगर CO2 नहीं जाएगा तो मान लो ये मीजोफिल सेल है और यहां पास है क्लोरोप्लास्ट, क्या CO2 पहुंचेगा मीजोफिल सेल में? बोले नहीं सर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन घट जाएगा। अब समझ में आया? टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है, पानी लॉस ज्यादा होगा, तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए स्टोमाटा को बंद कर ले। अगर स्टोमाटा बंद हो गया तो CO2 नहीं आएगा। अगर CO2 नहीं आएगा तो CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा। लेकिन थोड़ा लॉजिकल सोचना, तेज धूप गिर रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट रिएक्शन तो होगा ना। प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन थोड़ी ना रोक सकते हो, लाइट थोड़ी ना स्टोमाटा से आता है, लाइट तो डायरेक्टली आता है। इंटेंसिटी ज्यादा है यानी ज्यादा फोटोन गिर रहा है, तो लाइट रिएक्शन तो ज्यादा हो रहा है, और लाइट रिएक्शन में वाटर टूटता है, और वाटर के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज होता है। सोचो, यानी प्लांट में लाइट रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो जो स्ट्रोमा है, फ्लूइड पार्ट क्लोरोप्लास्ट का, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो PO2, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, CO2 आ नहीं रहा है तो CO2 का कंसंट्रेशन घट गया। तो मैंने सारे चीज को एक साथ रिलेट कर दिया। तुम सोचो, मई जून का टाइम, 12 बजे, टेम्परेचर ज्यादा, यानी टेम्परेचर ज्यादा, पहला कंडीशन। वो भी बेटा गर्मी का टाइम है, ठंड का टाइम नहीं। गर्मी में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो इंटेंसिटी ज्यादा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो प्लांट क्या करेगा? पानी लॉस करेगा। बचने के लिए स्टोमाटा बंद। स्टोमाटा अगर बंद हो गया तो CO2 नहीं आएगा, तो अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन घट गया। लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा है, खूब लाइट रिएक्शन हो रहा है, और फोटोलिसिस खूब हो रहा है, लाइट रिएक्शन में वाटर टूटता है, तो O2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब देखिए, चारों कंडीशन एक साथ मैंने रिलेट कर दिया। तो बोले सर अब क्या होगा? कहा जाता है
कि जहां स्ट्रोमा है, ये मान लो फ्लूइड पार्ट है, ये स्ट्रोमा है और ये रुबिस्को है, दिस इज द रुबिस्को। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा। कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, कहा जाता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा मतलब फ्लूइड पार्ट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 बढ़ेगी। ये बेटा केमिस्ट्री का हेनरी लॉ शायद कहते हैं, क्योंकि O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट कम है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्ट्रोमा में O2 ज्यादा डिसॉल्व होगा कंपेयर टू द CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो कम डिसॉल्व होगा। स्ट्रोमा में सॉल्युबिलिटी किसकी बढ़ी? O2 की। घटी किसकी? CO2 की। अब रुबिस्को को ज्यादा अवेलेबल कौन है? O2 अवेलेबल है। तो अब ये रुबिस्को जो है O2 से बाइंड करना पसंद करेगा और वो बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीजिनेस, वो बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीजिनेस। अगर वो ऑक्सीजिनेस करेगा तो ये ब्लंडर हो जाएगा। अगर रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करना लगा CO2 की जगह, सोचो ना, CO2 को अपनी पकड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लॉजिक तुम्हारा क्या कहता है कि अब मैं रुबिस्को हूं, मैं CO2 से बाइंड ही नहीं करूंगा, मैं O2 से बाइंड कर रहा हूं। अगर CO2 से बाइंड करूंगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा ना। प्लांट अब O2 से बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजनेस कर रहा है, CO2 से तो बाइंड कर नहीं रहा है। और प्लांट एक नया प्रोसेस को लीड करेगा। इसी प्रोसेस को आप कहते हैं फोटो रिस्पिरेशन। इसी को कहते हैं आप फोटो रिस्पिरेशन। जब वो ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा तो जो रुबिस्को है वो O2 से बाइंड करना पसंद कर रहा है, CO2 से तो करेगा नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब नया बवंडर स्टार्ट हो गया, फोटो रिस्पिरेशन। फोटो रिस्पिरेशन को कहा जाता है डबल वेस्टफुल प्रोसेस है, दोहरी नुकसानदेह प्रोसेस। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फोटो रिस्पिरेशन, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, स्वीट सा, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। व्हाट इज द फोटो रिस्पिरेशन, आप आंसर में एक वर्ड लिख के आइएगा। व्हेन रुबिस्को विल बाइंड विद द O2, व्हेन रुबिस्को विल बाइंड विद द O2, एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसे कहेंगे फोटो रिस्पिरेशन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कब होता है, तो मैंने 4 कहानी बता रखी है, ठीक है। मैंने चारों कहानी को बेटा रट्टा मार लो। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, CO2 कम होगा और O2 ज्यादा होगा, O2 ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, तो फोटो रिस्पिरेशन एक नया डबल वेस्टफुल, लिख देता हूं, ये दोहरा नुकसानदेह डबल वेस्टफुल प्रोसेस है। इट इज अ डबल वेस्टफुल प्रोसेस। बोले सर क्यों डबल वेस्टफुल? ठीक है, एनसीईआरटी कहता है जब प्लांट के अंदर फोटो रिस्पिरेशन चलेगा उस दौरान कोई ग्लूकोज नहीं बनेंगे, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। पहला, जब तक प्लांट के अंदर फोटो रिस्पिरेशन चलेगा कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा। नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। यानी कि जब तुम फोटो रिस्पिरेशन करो तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा था और तुम्हारे अंदर फोटो रिस्पिरेशन हो रहा है, फोटो रिस्पिरेशन में तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, चलो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, ग्लूकोज नहीं बना रहे हो, यानी फोटोसिंथेसिस रुक गया। सेकेंड, जो तुमने पढ़ाई की थी वो भी भूल रहे हो। बोले मतलब, फोटो रिस्पिरेशन को ऐसे समझो, कोई बच्चा सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक पढ़ाई कर रहा है, बोले ठीक, और कोई बच्चा जो फोटो रिस्पिरेशन करता है वो सुबह 10 से 12 पढ़ाई तो किया, लेकिन अब इंटेंसिटी बढ़ गया, 12 से 4 बजे तक फोटो रिस्पिरेशन करेगा, फिर 4 से 8 पढ़ेगा। तो 12 से 4 वो क्या कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा है। चलो एक नुकसान हुआ। दूसरा, जब तक वो पढ़ाई नहीं करता 12 से 4, जो उसने पढ़ा है वो भी भूल जाता है। 25% जो भी उसने बेटा बनाया, पढ़ाई की, उसका 25% का लॉस भी हो रहा है। जो भी उसने पढ़ाई की थी वो भी बेटा भूलते जा रहा है, इसलिए इसे कहा डबल वेस्टफुल।
इस फोटो रेस्पिरेशन के दौरान में कोई एटीपी बनेगा तो नहीं। देखो नाम में, देखो झूठा है, नाम में लिखा है रेस्पिरेशन, कोई एटीपी बनेगा तो नहीं, ऊपर से एटीपी खर्च हो जाएगा। एक तो एटीपी बनेगा नहीं, ऊपर से एटीपी खर्च हो जाएगा। एक तो ग्लूकोज नहीं बन रहा है, जो बना हुआ था एटीपी वो उल्टा एटीपी खर्च हो गया। और सेकेंड, जो तुमने पढ़ाई की थी, तुमने बेटा जो ग्लूकोज बनाया था, एक तो ग्लूकोज बना नहीं रहे हो, ऊपर से जो तुम्हारा बना हुआ कार्बोहाइड्रेट है, बना हुआ ग्लूकोज है, वो भी टूट रहा है, वो भी खत्म हो रहा है। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को एक और नाम कहते पीसीओ साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन को एक और नाम कहते हैं पीसीओ साइकिल, जिसका नाम है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। फोटोसिंथेटिक कार्बन यानी फोटोसिंथ के दौरान जो भी आपने कार्बन को फिक्स किया, फोटोसिंथ के दौरान जो भी आपने कार्बन को फिक्स किया, उस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रिस्पिरेशन का मतलब यही होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, उसका टूटना। फोटो रिस्पिरेशन में भी यही हुआ, आपने O2 लिया हाईलाइट इंटेंसिटी पे, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट तोड़ा और उससे CO2 रिलीज किया, इनटेक ऑफ O2 और रिलीज ऑफ CO2, रिस्पिरेशन हो गया। लेकिन कब? जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है। तो रिस्पिरेशन और फोटो रिस्पिरेशन में डिफरेंस समझो। हमने रिस्पिरेशन के भांति ही क्या किया? O2 कंज्यूम किया, इनटेक किया, क्योंकि O2 ज्यादा है, रूबिस्को ने पकड़ लिया, और बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कार्बन बेटा रिलीज कर दिया हाई लाइट इंटेंसिटी पे। तो बोले सर फायदा ही तो है सर, रिस्पिरेशन हुआ तो एनर्जी देगा। नहीं नहीं, एनर्जी भूल जाओ, रिस्पिरेशन में एनर्जी निकलता है, फोटो रिस्पिरेशन में उल्टा एटीपी खर्च होता है। इसलिए तो ये नुकसान है, डबल वेस्टफुल, बनाया नहीं, खत्म, कोई यहां पर ग्लूकोज बनेगा नहीं ना। इसलिए प्लांट इसे अवॉइड करना चाहता है। प्लांट चाहता है ये बेकार का प्रोसेस है, ये तो बेटा बहुत घटिया सा प्रोसेस है, डबल वेस्टफुल है, एक तो पढ़ाई कर नहीं रहे हो, जो पढ़ाई किया वो भी खत्म। ऐसे समझो, आपके पास एक प्लांट है C3 प्लांट, उसने दिन भर फोटोसिंथेसिस किया और मान लो 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया, 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया, ठीक है। लेकिन उसने 3 घंटा फोटो रेस्पिरेशन किया, 3 घंटा फोटो रेस्पिरेशन किया, जब टेम्परेचर बढ़ गया था तो 3 घंटा में उसने 25 ग्राम -25 मान लो 50 ग्राम, 50 ग्राम उसने, मैंने क्या बोला, एक प्लांट है, प्लांट ने दिन भर में 100 ग्राम ग्लूकोज बनाए, लेकिन जब फोटो रेस्पिरेशन करने लगा उस दौरान उसने 50 ग्राम लॉस कर दिया, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट बनाए थे उसके कार्बन को तोड़ करके भगा दिया, इतना मुश्किल से फिक्स किया था कार्बन। अब बचा कितना, नेट कितना बचा? 50। इसलिए प्लांट में डिमांड होने लगी, ये यार बड़ा नुकसान है, 50% तुमने उड़ा दिया, ये तो बहुत गलत है। इसलिए नेचर ने डिसाइड किया एक नया प्लांट बनाने का, C4। अब ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अपने आप क्यों बनेगा? डिमांड, नेचर में देखा गया ये खराब है, लॉस बहुत ज्यादा कर रहा है, तो एक नया प्लांट आया C4 प्लांट, बोला कि मैं, देखो भाई दो कहानी मेरे अंदर, मैं भी फोटोसिंथेसिस करूंगा लेकिन C3 के कंपैरिजन में डबल, यानी कि मैं उतने देर में 200 ग्राम ग्लूकोज बनाऊंगा। याद रखना, C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट डबल होता है, 2 गुना होता है, डबल होता है। बोले सर फोटो रेस्पिरेशन कितना करेगा, लॉस तो करेगा ना हाई टेम्परेचर जब बढ़ेगा? आंसर बेटा 0, फोटो रेस्पिरेशन से 0 ग्राम लॉस करेगा। एक तो फायदा क्या है, डबल कर रहा है ग्लूकोज, एनसीईआरटी का लाइन है,
इफिशिएंसी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की डबल है, 2 गुना है। ये 100 कर रहा है, वो 200 कर रहा है। और फोटो रेस्पिरेशन 0 है, तो नेट गेन कितना हो गया? 200 ग्राम। अब बताओ प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? बोले सर C4 की ज्यादा है। इसलिए सबसे बेस्ट प्लांट जो है, जिसे मैं कहता हूं सबसे जो बेस्ट प्लांट है, वो बच्चा फोटोसिंथेसिस के हिसाब से देखोगे तो C4 प्लांट है। एकदम क्लियर है। कोई बच्चा तुमसे डबल पढ़ाई करता है, तो नीट में ज्यादा मार्क्स आएंगे। और तुम जो क्या करते हो, फिर जा करके खेल कूद करते हो, इधर उधर टाइम पास किया, उसमें भूल भी गए, प्रैक्टिस जो किया था याद किया था वो भूल भी गए, क्रेब साइकिल भूल गए, केल्विन साइकिल भूल गए, तो तुम्हें तो दो जगह नुकसान हो रहा है। C4 तुम्हारे से ज्यादा पढ़ाई भी करता है और वो खेलता भी नहीं, और वो लॉस फोटो रेस्पिरेशन वो 0 करता है। इसलिए दुनिया का बेस्ट प्लांट C4 प्लांट है। बोले सर क्यों, C4 में ऐसा क्या है? सर C4 में ऐसा क्या है कि वो फोटो रेस्पिरेशन जिसे PCO साइकिल भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, क्यों नहीं करता? और सर डबल क्यों करता है फोटो? दोनों तो प्लांट ही हैं, एक ही तरह से CO2 दोनों लेते हैं, इन्वायरमेंट में सेम CO2 है, तो सर ये डबल क्यों करता है? और सर ये फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं करता? इस पे फोकस करो ना। और सर ये अपने आप बने? हाँ, ये नेचुरल सिलेक्शन है। प्लांट को लगा कि हम लोग फोटो रेस्पिरेशन के नाम पे बहुत नुकसान कर रहे, इसलिए प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट किया, अपने चेंजेस लिए, और वो चेंज करके C4 में कन्वर्ट हो गया। हमने नहीं बनाया, अपने आप बने। बोले सर कौन सा प्लांट है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1500 स्पीसीज है, टेंशन मत लो। 1500 स्पीसीज प्लांट के जो C4 प्लांट के अंदर में आते, एक दो नहीं है, जो एनसीईआरटी में 3 प्लांट लिखा है ना, बस 3 नहीं है, 1500 प्लांट जो C4 कैटेगरी के अंदर में बिलोंग करते हैं। उनमें से 900 जो है वो तो मोनोकॉट है। ये बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर C4 प्लांट कौन है, मोनोकॉट या डाइकॉट? एकदम सर सिंपल है, मोनोकॉट भी है और डाइकॉट भी है, दोनों है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मोनोकॉट होगा या डाइकॉट होगा, आंसर बोथ। तुमने एनसीईआरटी में कितनी फैमिली पढ़ी? मॉर्फोलॉजी में 4 फैमिली, फैबेसी, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी और बेटा लिलेसी। लेकिन 18 ऐसी फैमिली हैं जो कि C4 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। 18 फैमिली। तुमने 4 फैमिली पढ़ी तो 50-60 प्लांट का नाम याद कर लिया था। 18 फैमिली है जो C4 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ C4 प्लांट बेटर क्यों है? सर C4 प्लांट बेटर क्यों? इन टर्म ऑफ CO2 फिक्सेशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो यहां तक कहता है प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वहां स्टेटमेंट गिवन, इसे पढ़ता नहीं है कोई, और लास्ट में बोलता है सर सिली मिस्टेक करके आ गए, पढ़ते नहीं हो। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ये एक स्टेटमेंट मेंशन किया गया कि मान लो ये C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है, 1 घंटे में मान लो एक CO2 को पकड़ना है, स्टोमाटा खोलो, CO2 पकड़ेगा। तो C3 प्लांट ने एक CO2 को पकड़ने के लिए जब स्टोमाटा खोला तो लगभग 600 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, 600 पानी स्टोमाटा से बाहर चला गया। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला तो पानी बाहर चले गए, बदले में CO2 आया। लेकिन C4 प्लांट में अगर एक CO2 को तुम पकड़ोगे तो केवल 300 वाटर खर्च होगा, केवल 300 वाटर मॉलिक्यूल खर्च होंगे। तो एनसीईआरटी में देखना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जहां फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंपैरिजन किया गया है, देखना एनसीईआरटी खोल करके, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन को कंपैरिजन किया गया, मैं दिखाता हूं एनसीईआरटी में। वहां लिखा है इन टर्म ऑफ वाटर लॉस C4 इज ट्वाइस बेटर, ट्वाइस मतलब 2 गुना बेटर है। इन टर्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पानी एक खींचना बड़ा मुश्किल है,
प्लांट में आया, लीफ में आया, और तुम बेटा पानी खूब निकाल रहे हो, C3 क्या करता है 600 वाटर निकाल रहा है, ये बेटा 300, तो C4 वाटर कंजर्वेशन के टर्म में भी बेटर है ना। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस करना है तो बेटा डबल रेट से, देखो दोनों में डिफरेंस। फोटोसिंथेसिस करना है 1 घंटे में, अगर ये बनाया 100 ग्लूकोज, C3 बनाएगा 50 ग्लूकोज। हर तरह के मामले में C4 बेटर है, C4 बेटर है। एक और चीज बता दो, अगर स्टोमाटा बंद है, तुम्हें क्या लग रहा है स्टोमाटा अगर बंद है तो CO2 तो नहीं आएगा? बोले सर नहीं आएगा। तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? अगर दिन के टाइम में स्टोमाटा बंद हो गया तो क्या CO2 आएगा? बोले नहीं आएगा। तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं। C4 तब भी कर लेगा, बिना स्टोमाटा भी बंद है, CO2 नहीं आ रहा है, तब भी C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। बोले सर कैसे कर लेगा बिना CO2 का? समझो क्यों करेगा, क्योंकि प्लांट रिस्पिरेशन भी तो करता है, और रिस्पिरेशन से CO2 निकलते हैं। प्लांट जो है, स्टोमाटा बंद है, ठीक है, दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर में लाखों सेल रिस्पिरेशन तो कर रहे होंगे ना, और रिस्पिरेशन से क्या रिलीज होता है? CO2। इसी CO2 को वो पकड़ने की ताकत रखता है, बहुत कम होते हैं CO2, कंसंट्रेशन कम होता है, फिर भी वो पकड़ लेता है। C3 बोला हमारी बस की बात नहीं, हमारी औकात की बात नहीं। तो अब जानो हु इज अ बेटर वन, C3 और द C4। चलो ठीक है, तो मैंने बहुत लगभग 15-20 मिनट बोला, अब तुम्हारी बारी है। चलो पहला क्वेश्चन, चलो ये बताइए, वाई रुबिस्को इज नोन एज डुअल एंजाइम। चलो फटाफट पहला क्वेश्चन आज का, वाई रुबिस्को इज नोन एज डुअल एंजाइम। चलो फटाफट क्वेश्चन करो अब तुम लोग। हम लोग रुबिस्को को डुअल एंजाइम क्यों कहते हैं, डुअल एक्टिविटी क्यों कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, वाई रुबिस्को इज नोन एज डुअल एंजाइम। चलो आंसर दो, सभी लोग दो। मैं आज तो ऐसे भी अपलोड नहीं कर रहा लेक्चर, अब तो छोड़ दिया। बिकॉज दे कैन बाइंड विद बोथ CO2 as well as O2, that's why they are known as a carboxylase as well as a oxygenase। वो दोनों से बाइंड करने की ताकत रखता है। चलो ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, रुबिस्को की एफिनिटी किससे ज्यादा है? रुबिस्को की एफिनिटी किससे ज्यादा है? ठीक है, तो आंसर CO2 से, आंसर CO2 से। कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की एफिनिटी ज्यादा है, तभी तो कार्बोक्सिलेशन करेगा। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन रुबिस्को विल बाइंड विथ O2 और दे विल शो द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, और जब ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, जब वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, तब एक साइकिल लीड करेगा फोटो रेस्पिरेशन। तो मुझे 4 कंडीशन बताइए, ये रट्टा मार लो। फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए जो 4 कंडीशन है वो कौन कौन से? फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसे करने के लिए जो 4 कंडीशन है वो आपको 100% याद होना चाहिए, तभी वो चार्ट बनेगा जो एनसीईआरटी में गिवन है C3 और C4 में। तो बोले सर एकदम सिंपल है, एकदम रट्टा मार लिए हैं सर, टेम्परेचर ज्यादा, एकदम कुछ मत सोचो, जून का टाइम और दोपहर का 12 बजे, जून का टाइम दोपहर का 12 बजे टेम्परेचर ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, पर यूनिट एरिया ज्यादा फोटोन गिरते होंगे, जिससे क्या होगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा, अंदर CO2 आएगा नहीं, तो CO2 का कंसंट्रेशन स्टोमा में घटेगा, और जो आपका लाइट रिएक्शन तो और तेज होगा, तो CO2 का घटेगा, PO2 का बढ़ेगा। और टेम्परेचर ज्यादा होने पे स्ट्रोमा में CO2 ज्यादा डिसॉल्व होता है, याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे स्ट्रोमा में सॉल्युबिलिटी O2 की बढ़ती है और CO2 की घटती है, ये केमिस्ट्री में गिवन है, मुझे नहीं मालूम। चलो ठीक है, अब थर्ड, ठीक है, तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ना, फोटो रेस्पिरेशन होता है, इस फोटो रेस्पिरेशन में
3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। इसमें 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होंगे, एक का नाम P, एक का नाम C और एक का नाम M, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एक का नाम पेरोक्सिसोम, एक का नाम क्लोरोप्लास्ट और एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, तो याद रखना, लेकिन सीक्वेंस नहीं है। अगर तुम डॉक्टर लिखी क्वेश्चंस बनाओगे तो पूछा जाएगा तीनों का सीक्वेंस बताइए, ये सीक्वेंस नहीं है। 3 सेल ऑर्गेनल है, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। सीक्वेंस वाइज हम लोग बना लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो फटाफट, ज्यादा इस पे सोचना नहीं है, जो एनसीईआरटी को उसे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, आपको पहले सीक्वेंस आना चाहिए ना। पहले आपको बनाना है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि रुबिस्को गड़बड़ कहां कर रहा है, ये गड़बड़ी किसकी है, रुबिस्को की है। तो सबसे पहले आप बना लीजिए, ये हो गया नीला वाला क्लोरोप्लास्ट। बोले ठीक है सर। क्लोरोप्लास्ट के बाद में दूसरा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होगा, इट इज अ पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, ठीक है। और जो तीसरा है, बहुत छोटा सा है वो पार्ट, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, M4 माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और ये क्लोरोप्लास्ट, CPM, CPM। बोले ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। होगा क्या, होगा क्या, प्रॉब्लम कहां है? देखो समझो, रटो मत, कैसे ऐसे हो गया, सर ने बताया, लिखा हुआ है, रट लिया। वापस से सोचो, वही गर्मी का टाइम, 12 बजे, O2 ज्यादा हो गया, तो जो आपका रुबिस्को है वो गड़बड़ कर रहा है। तो यहां पास आपने लिया RuBP नाम का सबस्टेट, RuBP नाम का सबस्टेट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ना हो, मतलब जो हम लोग बैलेंस करेंगे ना कार्बन और उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम स्टार्टिंग से 2 मान लेते हैं, 2 RuBP यानी 10 कार्बन, ठीक है, आसान करने के लिए, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। अब RuBP से बाइंड करना है CO2 को, लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन तो कम है, तो ये किससे बाइंड कर जाएगा, O2 से बाइंड कर जाएगा, O2 से बाइंड कर जाएगा ना। तो ये जो आपका एंजाइम है, कौन, रुबिस्को, रुबिस्को ही नहीं तो गड़बड़ किया है ना। एंजाइम कौन है, रुबिस्को, वो बेटा O2 से बाइंड करा दिया किसको, RuBP को, और यहीं से ब्लंडर स्टार्ट हुआ। बोले सर क्या होगा, जो RuBP है वो बाइंड कर गया O2 से, सर बनेगा क्या, 10 कार्बन है ना, और O2 में से सर कोई कार्बन वार्बन है नहीं सर, 10 कार्बन मेरा कहां गया, बनेगा, ये बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। बोले सर ये ग्लाइकोलेट कितने कार्बन का, ये बता दो। ग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये टॉक्सिक होता है, इसलिए इसे बवंडर करना है, नहीं तो हम लोग छोड़ देते, जाओ आगे ले जाते ही नहीं। लेकिन बेटा ये टॉक्सिक है, ग्लाइकोलेट टॉक्सिक है, इसलिए इस टॉक्सिक चीज को तोड़ना है, इसलिए इसे C2 साइकिल कहेंगे, क्योंकि आपने एक बवंडर चीज बना दिया, फॉस्फोग्लाइकोलेट टॉक्सिक है, इसलिए इस पूरे साइकिल का नाम हम C2 साइकिल देने वाले हैं। ठीक है सर। सर कितने कार्बन के, 2, कितने मॉलिक्यूल, 2, 4 कार्बन हुए सर, हमारे पास 10 हैं। अरे रुको, साथ साथ 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, 6 कार्बन यहां है, 4 कार्बन यहां है, तुम्हारा बैलेंस है, टेंशन मत लीजिए। बोले ठीक है सर। तो पूछा जाएगा फोटो रेस्पिरेशन में जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बना वो कौन है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसको तोड़ना है, इसके लिए इसे बवंडर कर रहे हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट बोलेगा कि मैं अपना फॉस्फोरस निकाल दूंगा,
निकाल दे भाई, निकाल अपना फॉस्फोरस, फॉस्फेट निकाल दे। तो क्या बन जाएगा सोचो ना, अगर तुमने फॉस्फेट यहां से निकाल लिया तो ये बन गया ग्लाइकोलेट। ये क्या बन गया, फॉस्फोग्लाइकोलेट जो था वो अपना निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट बन जाएगा। पहले ग्लाइकोलेट था, अब फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बन गया। कितने कार्बन का, 2। लिख दो कि तुम लोग हो बाद में पूछोगे सर 2 कार्बन के थे कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोलेट क्या करेगा, तो ग्लाइकोलेट क्या करेगा, वो कुछ आगे का रिएक्शन करेगा। इतना डिटेल भी नहीं जाना तुम्हें, इतना डिटेल याद नहीं करना। ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट में, ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइकोलेट विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइऑक्सिलेट। ठीक है, कितने कार्बन का, वही 2 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल, 4 कार्बनों का। ग्लाइकोलेट बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमाइनो एसिड तैयार करेगा जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपने पढ़ा है ग्लाइसिन के बारे में, सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड होता है। ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। ग्लाइसिन कितने कार्बन का, तो ग्लाइसिन जो है वो 2 कार्बन का। सर कैसे, ग्लाइसिन बता दो। देखिए ग्लाइसिन एमाइनो एसिड बनाना है, कार्बन लिखिए और 4 वैलेंसी पूरा कर दीजिए। एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एमाइन ग्रुप NH2 और एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप, हो गया। इधर भी क्या है, H। ये सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है। कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ग्लाइसिन समझ में नहीं आया था, कितने कार्बन के, तो कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन। तो 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 2 इंटू 2 4 हो गए। अब ये ग्लाइसिन जो है वो जाएगा कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ग्लाइसिन है 2 मॉलिक्यूल वो जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइसिन एक जो है वो 2 कार्बन का, तो 2 मॉलिक्यूल मैंने लिया, 2 इंटू 2 4। वो क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन, वो एक CO2 को रिलीज कर देगा। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CO2 कहां से रिलीज हो रहे, CO2 जो रिलीज हुआ वो किस सेल ऑर्गेनल से रिलीज हुआ, आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अगर तुमने रेस्पिरेशन भी पढ़ा होगा तो सारे CO2 माइटोकॉन्ड्रिया ही रिलीज करता है, क्रेब साइकिल में, लिंक रिएक्शन में। तो फोटो रेस्पिरेशन में भी CO2 कौन रिलीज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। सर 4 कार्बन थे सर, एक तो निकल गया, तो अब तो 3 ही कार्बन हो गए, बोले एकदम करेक्ट है। इस 3 कार्बन का नाम है सेरीन। ये भी एक तरह का एमाइनो एसिड है, सेरीन भी एक एमाइनो एसिड है। इसका फिगर एनसीईआरटी में, क्लास 11 के एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स में गिवन है, आप देख सकते हो। सेरीन को चेक कर लेना, ये 3 कार्बन का, बोले ठीक। अब सेरीन वापस आ गया, सेरीन वापस आ गया कहां, पेरोक्सिसोम में। बोले सर सेरीन कितने कार्बन का, तो फिर से लिख देते हो भैया, सेरीन 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, सेरीन 3 कार्बन का है एक मॉलिक्यूल। अब क्या करेगा सर, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुवेट, यानी पाइरुविक एसिड का नाम सुना है ना, पाइरुवेट। ठीक है, और पाइरुवेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट में, यानी ग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। तो इधर देखो तुम, सबको एक एक मॉलिक्यूल है, एक सेरीन, एक पायरुवेट, एक ग्लिसरेट। ग्लिसरेट अब अपने घर को लौट गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेट वापस आ गया। ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। 1 ग्लिसरेट कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। जब ये गया था, जब ये पेरोक्सिसोम में गए थे, तो यहां देखो कितने कार्बन थे। ये जब गया था ग्लाइकोलेट तो ये 4 कार्बन थे, 2 मॉलिक्यूल, 4 कार्बन थे। और जब वो लौटा, एक कार्बन तो निकाल दिया ना, यही तो डबल वेस्टफुल प्रोसेस कहलाया था। गए थे 4 आदमी और जब वापस घर को लौटे तो 3 ही कार्बन लौटा ना। एक कार्बन तो तुम ना बेवजह बिना एनर्जी दिए हुए उसको रिलीज कर दिया।
इसलिए कहते हैं 25% कार्बन का लॉस हो गया। तुम गए थे 4 लोग, आते हो 3 लोग, कितने कार्बन का लॉस कर दिया एक साइकिल में? 25%। 25% का लॉस हो चुका है। अब बचे 3 कार्बन, क्या नाम है? ग्लिसरेट। ये ग्लिसरेट अब बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी फॉस्फोग्लिसरेट। खुद है ग्लिसरेट, बना क्या? फॉस्फोग्लिसरेट। इसके लिए आपको एटीपी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको एटीपी तोड़ना पड़ेगा, एटीपी टूटेगा और बनेगा एडीपी। एटीपी टूटा, एनर्जी दिया, इसी एटीपी से बन गया फॉस्फोग्लिसरेट। इस साइकिल में देखो कोई एटीपी बना क्या? नहीं। एनसीईआरटी का लाइन देखना, इस पूरे साइकिल में कहीं पर एटीपी बना तो नहीं, उल्टा एटीपी इस प्रोसेस में खर्च हो गया। देख लो, एक एटीपी खर्च हो गया। इस पूरे प्रोसेस में कोई ग्लूकोज नहीं बना, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, उल्टा जो तुम्हारे कार्बन थे फ्री फोकट के CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए। तो कोई फायदा नहीं, एक तो फूड नहीं बनाया, कोई ग्लूकोज नहीं बनाया, उल्टा जो तुम्हारे एटीपी थे वो भी खर्च कर दिया। उल्टा जो तुमने इतना मुश्किल से CO2 को किसी कार्बोहाइड्रेट में रखा था, वो भी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फ्री में चले गए। इसलिए मैं वापस से इसे कहता हूं डबल वेस्टफुल प्रोसेस है, डबल वेस्टफुल प्रोसेस है। ध्यान से सुनना, यानी कि तुमने पढ़ाई तो नहीं की, चलो मान लेता कि पढ़ाई नहीं की, रिलैक्स किया होगा, नहीं, तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अब पढ़ाई छोड़ दी तो बेटा भूल गए क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, सारे साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल भूल गए, तो डबल नुकसान हुआ ना। चाहे सर चले गए थे नानी घर में, तो बेटे ठीक है, नानी घर गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर वहां तो भूल गए ना सारे। तुमने तो ये बोलते सर लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुआ सर इसलिए नंबर कम आ गए। एक तो पढ़ाई किया नहीं, सर जो पढ़ा हुआ था ना सर मार्च तक वो भी भूल गए। इट इज अ डबल वेस्टफुल। तो जस्ट लाइक फोटो रेस्पिरेशन को समझिए, तो रिस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन में बड़ा डिफरेंस है। रिस्पिरेशन में एटीपी बनता है, यहां कोई एटीपी नहीं बनता, उल्टा खर्च। रिस्पिरेशन जो होता है वो बच्चा क्या होता है, उसके दौरान में केवल माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, या पेरोक्सिसोम और आपके क्लोरोप्लास्ट भी इन्वॉल्व हो रहे। तो एक कभी डिफरेंस पूछा जाए आपके दिमाग में होना चाहिए। और कुल मिला के मैं बोलूं ये सब आएगा नहीं, ये पूरा साइकिल वाइकल आना नहीं है, एनसीईआरटी में है ही नहीं, पूरा साइकिल एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन आप लोगों का एक ट्रेंड हो गया है कि नहीं सर हमें तो पूरा मटेरियल पढ़ना है, पूरा एलेन का, आकाश का, ये वो, तो चलो पढ़ लेते, सबको पढ़ाता है, पढ़ लो, कोई खराबी नहीं करेगा। याद रखिएगा एनसीईआरटी में वर्ड है बेटा ग्लाइकोलेट, याद रखिएगा ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का है, दैट्स व्हाई देयर आर C2 साइकिल। ठीक है। बोले सर नुकसान हो रहा है सर, ये तो फोटो रेस्पिरेशन बहुत नुकसान है सर। एकदम नुकसान है, एकदम नुकसान है। C3 प्लांट क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन करता है, नुकसान तो है। इसलिए नेचर ने बनाया C4 प्लांट। C4 बोला मैं कभी नहीं करूंगा फोटो रेस्पिरेशन, मैं कभी करूंगा ही नहीं। तो बोले सर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो? बोले नहीं करेंगे। O2 बढ़ा देंगे तो नहीं करेंगे। किसी भी कंडीशन पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, पीसीओ साइकिल नहीं करेगा। इसलिए C4 की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। मैं वापस से बोल रहा हूं, C3 ने, C4 ने यहां 200 ग्लूकोज बनाया 1 घंटे में। C3 ने बेटा 1 घंटे में 100 ग्लूकोज बनाया, डबल इफिशिएंसी है C4 की। C3 ने बेटा 50 ग्लूकोज उड़ा दिए हवा में, पैसा खर्च करने वाला है, घर वाले दिया, उड़ा दिया पैसा। तुम बेटा कितनी सैलरी मिलती है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, तुम्हें 10,000 सैलरी मिलती है, 5,000 उड़ा दिया, बचा कितना? 5,000। मैं तुमसे डबल कमाता भी हूं, 20,000 कमाता हूं और खर्च 0 है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, मैं अच्छा इंसान हूं। यही बेटा C4। तो अच्छा इंसान बनो ना। तो सर C4 कैसे बनेगा, लॉजिक बताइए सर। सर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं करेगा? देखो फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है रुबिस्को की खराबी के चलते।
वापस से बेटा कॉन्सेप्ट पे। रुबिस्को में ये आया RuBP और यहां बेटा बाइंड कर गया O2, जबकि बाइंड करना था CO2। यही था ना सर? क्यों बाइंड किया O2 सर? क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था, O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था। तो सर फोटो रेस्पिरेशन कैसे रोक सकते हैं? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, सोचो। फोटो रेस्पिरेशन को रोकने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। वो तरीका है कि किसी तरह से तुम O2 से बाइंड ना करने दो, O2 का कंसंट्रेशन घटाओ। O2 का कंसंट्रेशन अगर तुम घटा देते हो और शायद गलती से CO2 बढ़ा दो, देखो ना, अगर तुम O2 घटा दो और CO2 अगर बढ़ा दो रुबिस्को के पास, तो फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। C4 प्लांट बस यही करता, कुछ नहीं करता। C4 प्लांट बेटा कुछ नहीं करता, उसने समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझा अच्छे से। देखो प्रॉब्लम है रुबिस्को में, प्रॉब्लम बेटा रुबिस्को में। रुबिस्को बेटा किससे बाइंड करा दे रहा है? O2 से। अगर हम लोग O2 को घटा दें और CO2 को बढ़ा दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोले सर कैसे? रुबिस्को में हम लोग CO2 कैसे बढ़ा सकते हैं और O2 कैसे घटा सकते हैं? यही तो गेम है, यही तो C4 प्लांट ने किया क्रैंच एनाटॉमी करके। C4 ने यही काम किया क्रैंच एनाटॉमी डेवलप करके, अपने आप। मैंने कुछ नहीं किया ना, उसने एक नया एनाटॉमी डेवलप कर लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। यानी तुमने लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं की और जो पढ़ा था भूल गए और बाद में बोला सर नंबर कम हो गए, तो मैं उस नंबर को बढ़ाने का ट्रिक्स दे रहा हूं, उस नंबर को, इस चीज को अवॉइड करने का ट्रिक्स दे रहा हूं। C4 बनिए, लॉकडाउन में पढ़ाई भी कीजिए और पुराना रिवाइज भी कीजिए। सर कैसे? यहां देखिए, देखो एक C4 प्लांट, बोले हाँ ठीक है। C4 प्लांट में अपर साइड में क्या है? ये एपिडर्मिस है। बोले हाँ एपिडर्मिस है, नो इश्यू, इज द एपिडर्मिस। ये लोअर एपिडर्मिस, एकदम करेक्ट है, ठीक है। बीच में सर स्टोमेटा है। लीफ का एनाटॉमी में जाइए, लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस होते हैं। यहां पास होता है जाइलम नाम का टिश्यू। नीचे के तरफ में अगर थोड़ा सा आपको याद है तो फ्लोएम नाम के टिश्यू होते हैं। बोले हाँ सर ऐसा आता है, जाइलम फ्लोएम तो हम लोग को आता है। लेकिन इस जाइलम एंड फ्लोएम के सराउंडिंग में एक स्पेशल बेटा लेयर बनेगा, इसे कहते हैं बंडल सीथ, क्योंकि वैस्कुलर बंडल को कवर कर रहा है। जाइलम एंड फ्लोएम को वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो वैस्कुलर बंडल को कवर करने के लिए यहां पास बना बंडल सीथ, बंडल सीथ। बोले ठीक है सर। तो सर बंडल सीथ क्या करेगा? अब पहले समझो बंडल सीथ होता क्या, क्योंकि ये नीला वाला जो आपको दिख रहा है, ये नीला वाला जो दिख रहा है, ये आपका जाइलम है पानी लाने के लिए, और जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये फ्लोएम है फूड ले जाने के लिए। इस वैस्कुलर बंडल को कवर करने वाला लेयर बन, सर एक ही लेयर नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है ब्लैक पॉइंट से, मे बी मल्टीपल, मैंने एक बनाया। सर ये क्या करेगा? ये जो बंडल सीथ का सेल है, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में आपसे कहूंगा BSC, बंडल सीथ सेल। एक सेल को सेल कहते हैं ना, बंडल सीथ सेल। पहला ये साइज में लार्ज होगा, पहला फीचर बेटा लार्ज होगा, साइज में लार्ज होगा। सेल वॉल थिक होंगे, जिसके चलते अंदर ऑक्सीजन ना आ पाए। देखिए ध्यान से, सेल वॉल क्या होगा? थिक होगा। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे, यानी दो सेल के बीच में जो गैप वैप होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। क्या क्या मैंने बोला बंडल सीथ सेल के बारे में? साइज बड़ा होगा, लार्ज, और उसमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट, वो भी क्लोरोप्लास्ट का साइज भी बड़ा। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका भी साइज बड़ा, खुद बड़ा, क्लोरोप्लास्ट भी बड़ा। सेल वॉल थिक है क्योंकि बेटा इसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, देखिए ना यहां से ऑक्सीजन घुस ना पाए, इंटर ना कर जाए उसमें। बोले सर क्यों?
क्योंकि इस बंडल सी सेल के अंदर में रुबिस्को नाम का एंजाइम बैठा है। इस बंडल सी सेल के अंदर में रुबिस्को नाम का एंजाइम बैठा है, और रुबिस्को को डर लगता है ऑक्सीजन से, इसलिए मैंने सेल वॉल को थिक किया है और दूर में रखा है। मैंने स्टोमाटा से दूर रखा है। यहां पर मैंने फिगर में थोड़ा ऐसा तो बना दिया, स्टोमाटा बहुत दूर है, अभी मैं दूर बना भी देता हूं। सेल वॉल थिक क्यों है सर? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पेनिट्रेट ना करे, पहला। लार्ज है, बड़ा है। अंदर में क्लोरोप्लास्ट है, वो भी ज्यादा नंबर में है, उसका साइज भी बड़ा है। और यहां पर पहले मैं तुम्हें कर ही दूं कि तुम लोग फिर बोले सर ये तो ऐसे हो गया। यहां देखो, ये आपका अपर एपिडर्मिस है, स्टोमाटा दूर है ना। अब इस बंडल सीट को सराउंड करने वाले, घेरने वाले बेटा छोटे छोटे सेल है चारों तरफ से, इसका नाम है मीजोफिल सेल। बंडल सीट के चारों तरफ मीजोफिल सेल है, वही मीजोफिल सेल। सेल के अंदर मेनली मीजोफिल सेल ही तो होता है। सेल के अंदर में लीफ में क्या होता है? मीजोफिल सेल। या कोई पैलिसेड स्पॉन्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल। वो बंडल सेल को चारों तरफ से कवर कर रहे। फ्रंट पे ये रहेगा, फ्रंट पे कौन है? मीजोफिल सेल। ऑक्सीजन अगर जाना भी होगा, देखो फ्रंट पे कौन है? मीजोफिल सेल। अगर ऑक्सीजन जाना भी है तो कहां जाएगा? मीजोफिल सेल में। और बंडल से बोले हम तो अंदर है, यहां तक तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं सकता है, तो रुबिस्को को कोई नुकसान नहीं है। पूरा कहानी रुबिस्को को बचाने की, कि रुबिस्को के पास ऑक्सीजन पहुंचना नहीं है और उल्टा CO2 खूब लाना है। खूब CO2 डालेंगे तो रुबिस्को खुश हो जाएगा और वो CO2 से खूब बाइंड करेगा। बोले ठीक है सर, कैसे? देखिए, तो मैंने दो तरह के रिंग बना दी, ठीक है। एक अंदर वाला BSC नाम का, और बाहर वाला छोटा है MSC नाम का। देखिए छोटा है सेल, ठीक है, पूरी तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट होंगे, छोटे होंगे। क्या सर MSC में क्लोरोप्लास्ट होगा? होगा। MSC में क्लोरोप्लास्ट होगा, वो बेटा ग्रैनल होंगे। ध्यान से सुनना, यहां पर गड़बड़ नहीं करना, ग्रैनल होंगे, ध्यान से। MSC के अंदर क्लोरोप्लास्ट ग्रैनल होगा, यानी ग्रैनल मतलब बेटा ये थैलेक्वाइड स्टैकिंग में होगा, स्टैक होगा। और आपको पिछले क्लास में बताया, ग्रैना कहने का मतलब इसमें एप्रेस्ड पार्ट भी होगा, एप्रेस्ड भी होगा और नॉन एप्रेस्ड भी होगा। रेड वाला क्या है? नॉन एप्रेस्ड है। रेड वाला नॉन एप्रेस्ड है। अब बताया था ना, अगर ग्रैनल है तो जो स्टैक्ड पार्ट है ना, जो स्टैक, जो आपको क्या है एप्रेस्ड पार्ट है, वहां PS2 होगा। और PS2 होगा तो PS2 से क्या जुटा रहता है? OEC। और वह वाटर को तोड़ेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। ध्यान से, MSC में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना है, और ग्रेना है यानी थैलेक्वाइड स्टैक कर चुका है, एक पे ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी उसमें एप्रेस्ड भी है, नॉन एप्रेस्ड भी है। और जो एप्रेस्ड है वहां PS2 होता है, वाटर को तोड़ेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। लेकिन इस MSC में रुबिस्को है ही नहीं, इस MSC में रुबिस्को तो है ही नहीं, तो नुकसान ही नहीं पहुंचा, रुबिस्को रखा ही नहीं। बोले ठीक सर, बिना रुबिस्को का फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? अरे सुनो तो अभी, हमने जानबूझ करके BSC वाले सेल में रख दिया रुबिस्को को। बोले सर क्यों? सुनो क्यों रखा। जो BSC का क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रैनल है, ए ग्रैनल है। बोले मतलब सर? यानी कि यहां जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें स्टैकिंग नहीं है, थैलेक्वाइड में स्टैकिंग नहीं है, अकेले अकेले स्टैक में नहीं है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा नहीं है, अकेले अकेले थैलेक्वाइड। तो केवल नॉन एप्रेस्ड पार्ट, एप्रेस्ड है क्या? नहीं है। यहां देखिए ना, कोई बेटा किसी से दबा हुआ पार्ट है? बोले नहीं है सर, केवल सर नॉन एप्रेस्ड पार्ट है। एप्रेस्ड है नहीं यानी PS2 नहीं होगा, फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा, तो OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं होंगे, तो वाटर टूटेगा भी नहीं, तो यहां ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगा। समझो थोड़ा लॉजिक।
यानी भैया क्लोरोप्लास्ट है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट कम, और दूसरा तुम्हारा मेम्ब्रेन बेटा मोटा भी है, बाहर से ऑक्सीजन भी नहीं आएगा। रुबिस्को खुश हो गया, रुबिस्को खुश हो गया, अरे बहुत अच्छी बात है, यानी कि मुझे अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और मैं ऑक्सीजनेस की तरह काम ही नहीं करूंगा, मैं अब फोटो रेस्पिरेशन नहीं करूंगा। क्यों? मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। तुमने बहुत अच्छे से सेपरेशन कर लिया, काम का सेपरेशन कर लिया। एमएससी को बोला, वापस देखो, एमएससी को बोला इस ग्रीन वाले को, यहां देखो एक मिनट, इस ग्रीन वाले को बोला, ए भैया तेरे पास क्लोरोप्लास्ट है? बोले हाँ। लाइट रिएक्शन करना? बोले हाँ। एटीपी भी बनाना, एनएडीपीएच भी बनाना? बोले हाँ बनाऊंगा, क्योंकि मेरे एप्रेस पार्ट भी है, नॉन एप्रेस भी है, साइक्लिक भी चलाऊंगा, नॉन साइक्लिक सब कुछ चलाऊंगा, फोटोलिसिस भी होगा, O2 भी रिलीज होगा। लेकिन यहां रुबिस्को है ही नहीं, रुबिस्को बेटा है ही नहीं, तो यहां पास इस वाले सेल में कोई फोटो रेस्पिरेशन अब नहीं कर पाता था। पहले यही तो प्रॉब्लम था कि इसी मीजोफिल सेल में रुबिस्को आ गया था, जिससे वो ऑक्सीजन से बाइंड करता था, फोटो रेस्पिरेशन करता था। बोले काम का बंटवारा, हमने ढकेल दिया रुबिस्को को, कहां रख दिया? अंदर में, अंदर में। एक तो इन्वायरमेंट से दूर है, देखिए ना, यहां से बेटा दूर है ना, यहां से स्टोमाटा से एक तो दूर भी है, ठीक है। सेकेंड चीज, बाहर में तो है नहीं, एक्सपोज तो है नहीं कि बेटा ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाए बाहर से, एक तो बचा दिया। दूसरा, वहां पास ग्रेना नहीं है, ग्रेना नहीं है तो फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा, वाटर टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन सर आपने रुबिस्को को O2 से तो बचा लिया सर, लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाओगे? सर आपने रुबिस्को को O2 के पास जाने से रोक दिया, सेल वॉल मोटा भी बनाया था, इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं था ना, अब ऑक्सीजन बाहर से आ भी नहीं सकता, अंदर में ऑक्सीजन बन ही नहीं रहा, तो सर CO2 कैसे बढ़ाओगे? हाँ अब ये सीखना है सर, CO2 कैसे बढ़ाओगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे में से अब कुछ लॉजिक वॉजिक बन रहा है कि ऊपर से जा रहा है रे भाई? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है? मैंने पूरा लॉजिकल समझा दिया है कि बेटा दिमाग में जिंदगी भर के लिए सेट हो जाए, ठीक है। देखो यार, सर CO2 बढ़ाओ, चलो ठीक है। अब लास्ट ये देखिए, ये अपर एपिडर्मिस, ठीक, और ये लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, बीच में स्टोमाटा, वापस से यहां पर जाइलम, इधर फ्लोएम। बोले ठीक है सर, यहां पास जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल को कवर करने वाला बंडल सीथ, इस सेल का नाम बंडल सीथ सेल। क्या है इसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट, कैसा वाला? ए ग्रैनल। ए ग्रैनल कहने का मतलब ऐसा नहीं कि लाइट रिएक्शन नहीं करता है, ए ग्रैनल कहने का मतलब स्टैकिंग नहीं है, केवल थैलेक्वाइड है, तो फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा, वो फोटोलिसिस नहीं करेगा, ऑक्सीजन रिलीज, साइक्लिक केवल करेगा, केवल PS1 है तो साइक्लिक करेगा ना, और साइक्लिक करेगा तो एटीपी बनाएगा, टेंशन काय के लिए ले रहा है तुम लोग? हाँ बोले ठीक है सर। सेल वॉल मोटा है, क्लोरोप्लास्ट बड़े हैं, ए ग्रैनल है। बोले हाँ सर समझ में आ गई। सर इसके बगल में कौन सा सेल है? इसके बगल में छोटा छोटा सेल है, छोटा छोटा, कोई बड़ा सेल नहीं है, जिसका नाम है मीजोफिल सेल, साइज में छोटे, सेल वॉल थिन है, क्लोरोप्लास्ट भी कम नंबर में होंगे, लेकिन ये ग्रैनल है। ग्रैनल कहने का मतलब इसके अंदर में स्टैकिंग है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट रिएक्शन करेगा, PS1 भी है, PS2 भी है, जेड स्कीम करेगा, वाटर को तोड़ेगा, एटीपी भी बनाएगा, NADPH बनाएगा। NADPH बनाना जरूरी है ना, एसिमिलेटरी पावर में तो 2 चीज आते हैं ना, तो कैसे बनाओगे? ना तो मैं हटा देता हूं यहां से भी ग्रैनो को उड़ा देता, तो NADPH कैसे बनते? इसलिए आपको लॉजिकल सोचना है कि ग्रैना वाले भी चाहिए। तो ठीक है सर, अब क्या होगा? सर CO2 कैसे बढ़ाओगे बताओ? रुबिस्को यहां है, देखो व्हाइट वाला रुबिस्को है, ये रुबिस्को है, ठीक। सर CO2 कैसे बढ़ाओगे ये बताओ पहले? O2 घटा दिया, समझ में आया, क्योंकि हम C4 पाथवे जो पढ़ रहे हैं अभी, ये C4 पाथवे,
इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना, ये आपके एलियन वाले मटेरियल में गिवन है। ये कहलाता CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, CO2 को बढ़ाने का तरीका है। बोले सर कैसे? चलो ध्यान से देखना, आता तो है ही है लेकिन कॉन्सेप्ट तुम लोग लगाते नहीं हो। देखिए ध्यान से, हुआ क्या, सबसे पहले CO2 चला, सबसे पहले CO2 आया, स्टोमाटा खुला, दिन का टाइम है, CO2 आया। सबसे पहले CO2 जाएगा मीसोफिल सेल में। तो मैं यहां पर मीसोफिल सेल का स्ट्रक्चर ग्रीन वाला बना लेता हूं। यहां पास पहले ग्रीन वाला है, ये मीसोफिल सेल का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। CO2 आया, इस CO2 को पकड़ने वाला एंजाइम रुबिस्को नहीं है, यहां पास उससे बेटर CO2 को पकड़ने के लिए एक बेटर आदमी को पकड़ा है जिसका नाम है पेप्को। हमने एक उससे बेटर एंजाइम को लाया है जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज, उससे बेटर है, रुबिस्को से CO2 पकड़ने के टर्म में बेटर है, लेकिन ग्लूकोज नहीं बना सकता। ये बस CO2 पकड़ सकता है, ग्लूकोज बनाना, कैल्विन साइकिल चलाना वो तो रुबिस्को ही करेगा। बोले ठीक है सर, पेप्को क्या करेगा सर? पेप्को क्या करेगा, जो CO2 आया, जो CO2 तुमने स्टोमाटा से लाए, इस CO2 में वो जोड़ देगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को। सबस्ट्रेट कौन है? पेप। यहां कौन है सबस्ट्रेट? पेप है। CO2 जुड़ गया विद द हेल्प ऑफ पेप्को, और दोनों के जुड़ने से ये एक कार्बन, CO2 तीन कार्बन, पेप तीन और एक कितना होता है? चार होते हैं। तो चार कार्बन के प्रोडक्ट बन गए जिसका नाम है ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, या ठीक है, ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। कितने कार्बन के? चार। एनसीईआरटी नाम वाम नहीं लिखेगा, एनसीईआरटी लिख देगा C4 एसिड, क्योंकि चार कार्बन के एसिड है। आ गया? तो ध्यान से सुनिए, अभी CO2 को केवल तुमने पकड़ा, तुम्हारे बाहर रूम में तुम्हारे पापा ने CO2 को पकड़ लिया, पापा का नाम पेप है, CO2 को पकड़ा और कन्वर्ट हो गए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ये फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन पकड़ लिया CO2, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में ये भी चार कार्बन का है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कुछ जगह मैलिक एसिड नहीं बनेगा, स्पार्टिक एसिड बनेगा, कुछ जगह मैलिक एसिड की जगह स्पार्टिक एसिड बनेगा। ये मैं नहीं कहता, आपकी एनसीईआरटी कहती है। बोले ठीक है सर, CO2 पकड़ में आ गया ना, अपने पापा ने तुम्हारे बेटा CO2 पकड़ लिया, बाहर रूम में थे, अपने पकड़ लिया। सर अब कहां लाएंगे पापा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। किसमें बन गए सर? मैलिक एसिड में या स्पार्टिक। अब ये चला, ठीक है, अब ये चला बंडल सी सेल में। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पापा ने CO2 को पकड़ा, तुम्हारे पापा नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, नीट का एग्जाम तुम दोगे, तुम्हारे पापा हेल्प कर रहे, याद रखना। ऐसे सर पेप्को तो अच्छा है, पेप्को ही से फोटोसिंथेसिस, पापा है तुम्हारे, तो पापा नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, नीट तुम ही दोगे, तुम रुबिस्को है। पापा ने CO2 पकड़ा, ठीक है, बुक को लिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना मैलिक एसिड। अब पापा का रूम और तुम्हारा रूम आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तुम्हारा रूम, तुम बेटा हो MSC, पापा का रूम नहीं मैंने उल्टा बोला, ठीक है, एक मिनट यार, क्या यार, ठीक, तुम्हारा रूम का नाम क्या है? BSC, बंडल सिस्टम, अंदर हो ना येलो वाले, और ग्रीन वाला है MSC। पापा ने CO2 को पकड़ लिया, मैलिक एसिड बना। अब तुम्हारे पापा आ गए, मैलिक एसिड कितने कार्बन के? चार। यहां आने के बाद देखना ध्यान से, यहां पर आने के बाद में जो चार कार्बन है वो डी कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, यानी चार कार्बन है उनमें से एक कार्बन टूट करके बाहर निकल जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। ये CO2 बाहर निकल गए।
डी कार्बोक्सिलेशन, ये CO2 बाहर निकल गया, डी कार्बोक्सिलेशन, कहां, बंडल सी सेल में। बोले ठीक है सर। अब तो तुम्हारे पापा ने 4 कार्बन थे, एक निकाल दिया, 3 कार्बन के बन गए, इसे एनसीईआरटी के रहेगा, इसे एनसीईआरटी कहेगा C3 एसिड, 3 कार्बन वाले, जिसको मैं कहता हूं पायरुवेट, जिसे मैं क्या कहता हूं, पायरुवेट। बोले ठीक है सर, 3 कार्बन वाले। अब तुम्हारे पापा वापस लौट गए, तुम्हें बुक दिया, पापा के पास 3 बुक था, एक बुक और लिया, उन्होंने आया तुम्हारे रूम में, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा से तुम्हें बुक दे दिया, अब वापस लौट गए। लेकिन देखो तुम्हारे पापा का नाम क्या है, पायरुवेट, लेकिन तुम्हारे पापा जब रिएक्शन को स्टार्ट किए थे तो नाम था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब पापा तो तुम्हारे पायरुवेट में कन्वर्ट हो गए, तो दूसरा रिएक्शन कैसे चलेगा, दूसरा साइकिल कैसे चलेगा, इसलिए पायरुवेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये फ्री में नहीं होगा, माना जाता है कि यहां पर एक एटीपी टूटता है, एक एटीपी टूटता है, ध्यान से सुनना, अभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एक एटीपी टूटा और एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ एएमपी बनेगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनेगा, एडीपी नहीं बनेगा, एएमपी बनेगा। तो लगभग 2 फॉस्फेट का लॉस हुआ, एटीपी ने 2 फॉस्फेट का लॉस किया, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट कह देते हैं, 2 फॉस्फेट का लॉस इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी, इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी मान लेते हैं। ये जो तुमने अभी पढ़ा यही बच्चा C4 पाथवे, C4 साइकिल है, जो तुमने अभी पढ़ा यही C4 साइकिल है जो चल रहा है। पर सर फायदा क्या है इससे, देखो अभी फायदा मत सोचो, तुम्हारे पापा ने क्या किया सोचो, पापा बार बार गेट खोलते हैं और बुक लेते हैं, मान लो बेटा एलन का मटेरियल एक बुक लाया, ठीक है, अब तुम्हारे रूम में ले जाकर के वो बुक रख दिया, फिर वापस लौट गए, लेकिन एनर्जी चाहिए वापस से 2 एटीपी, तो बार बार तुम्हारे पापा बुक उठाते तुम्हारे रूम में लाके रख देते, तो धीरे धीरे तुम्हारे रूम में बुक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारे पापा का एक ही काम था, CO2 को पकड़ो तुम्हारे रूम में लाके छोड़ दो, CO2 को पकड़ो छोड़ दो, ये बार बार यही हो रहा है, CO2 को पकड़ना है यहां ले जाके छोड़ देना है, CO2 को पकड़ना है छोड़ देना है, CO2 को पकड़ना है, सभी सेल यही कर रहे हैं, सारे मीजोफिल सेल यही कर रहे हैं। देखिए ये छोटे है ना, CO2 को पकड़ के लाया छोड़ दिया, डिकार्बोक्सिलेट करके चले गए वापस, तो धीरे धीरे CO2 का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा क्या, तुम्हारे पापा ने बार बार बुक लाके तुम्हारे रूम में रख दिया, तो धीरे धीरे एलियन का मटेरियल ढेर सारा हो जाएगा, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, बायो भी हो गया। अब तुम बोलोगे अरे अब तो मेरी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी, अब मुझे बुक तो सारे मिल रहे हैं, जो भी मैंने बुक का डिमांड किया पापा बार बार जा करके, इसलिए इस मैकेनिज्म को कहा मैंने CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, CO2 को कंसंट्रेट कीजिए, अगर CO2 कम भी है, बहुत कम है बाहर में, कोई टेंशन नहीं है, मैकेनिज्म मेरे पास है, पापा के पास मैकेनिज्म है, किताब को लाते हैं मेरे रूम में छोड़ते हैं, धीरे 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 किताब से भर जाएगा, और CO2 अगर बढ़ गया, अब बच्चा BSc खुश हो गया, ओ रुबिस्को खुश हो गया, अब यहां पर बैठा है कौन, RUBP, एक 5 कार्बन का CO2 से बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को, बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 मॉलिक्यूल, यानी अब हम लोग कैल्विन पाथवे चला देंगे, CO2 बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ओ अरे एक भी ऑक्सीजन नहीं, एक तो मोटा दीवार है ऑक्सीजन आता नहीं है, फोटोलिसिस हुआ नहीं ऑक्सीजन आता नहीं, उल्टा CO2 बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो अब बताइए इफिशिएंसी बढ़ेगी। पहले तुम पढ़ते थे बुक, 5 ही बुक थे तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पापा ने बेटा बुक से भर दिया, 10 बुक लेते हैं फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10, तो इफिशिएंसी बढ़ेगी, इसलिए C4 प्लांट में इफिशिएंसी ज्यादा होती है, उसको टेंशन नहीं है CO2 का, पहले वाले को टेंशन था CO2 कम है, बाहर से बोलेगा ए बाहर में CO2 कम है, C4 बोले कम है तो क्या होगा, मेरे पास कंसंट्रेशन करने का मैकेनिज्म है, मैं पकड़ के लेते आऊंगा। अब यहां पर कैल्विन पाथवे चलेगा, अब फिर से CO2 को रीफिक्स किया जाएगा, पहले तुमने कार्बन फिक्सेशन किया पेप्को के हेल्प से, फिर तुमने डीकार्बोक्सिलेट किया, अब रीकार्बोक्सिलेट करो, वापस से CO2 को फिक्स करो, 2 बार CO2 फिक्स हुआ, एक बार पेप्को भाई साहब तुम्हारे पापा ने किया,
एक बार तुम कर लो। तो तुमने रूबिक्स को, तुम हो CO2 को पकड़ो, केल्विन पाथवे चलाइए, 2PGA पागल बनाइए, RUBP बनाइए और 1/6 ग्लूकोज बन जाएगा। तो आपने अपने रूम में, स्टडी रूम में चला रहे हो केल्विन पाथवे। केल्विन पाथवे कितने एटीपी खर्च हुए एक केल्विन पाथवे में? बोले सर 3 एटीपी और 2 NADPH। ये तो कल ही पढ़ा था। सेम वही केल्विन पाथवे, वही C3 पाथवे, C3 साइकिल, 3 एटीपी 2 NADPH। लेकिन तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारा हेल्प किया ना आज। तो पापा ने फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जो किया था उसमें तो 2 एटीपी खर्च हुए थे। तो अब आपको एक CO2 को फिक्स करने के लिए पापा वाला भी जोड़ना पड़ेगा। तो 5 एटीपी अब खर्च होंगे। कल तक 3 एटीपी से काम चलाते थे, आज 5 होगा। और NADPH पापा ने कोई खर्च नहीं किया, वो तुम्हारी खर्च। तो आंसर 2 NADPH। अब बताइए एक साइकिल चलाने में, अब हमें एक साइकिल चलाने में, एक CO2 को फिक्स करने में, एक बार फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन C4 साइकिल से हुआ, फिर सेकेंड कार्बोक्सिलेशन केल्विन साइकिल या C3 साइकिल से हुआ। तो एक CO2 को अब 2 बार फिक्स किया गया, एक पापा के थ्रू, एक तुम्हारे थ्रू। तो एक CO2 से अब ग्लूकोज बनाना है तो 5 एटीपी। सर 6 बार साइकिल चलाएंगे ना एकदम। तो सर 6 बार साइकिल चलेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपको एटीपी, एक ग्लूकोज बनाने में 30 एटीपी खर्च होगी, क्योंकि पापा वाला बढ़ गया। और 12 NADPH इन्वॉल्व होगा, 12 NADPH इन्वॉल्व होगा। लेकिन तुम लॉजिक पे रहना। तुम C3 जब थे ना, तुम्हारे घर में बुक नहीं था, तुम मीजोफिल सेल थे, तुम्हारे घर में बेटा बुक नहीं था, वो ग्रेना था ना, फिक्स कर देता था और तुम बार बार ऑक्सीजन से बाइंड कर जाते थे। 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज लैग करेगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से एकदम कहानी क्लियर होगी। पहले वाले केस में तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तुम्हें MSc में ही रहना है, अपने स्टडी रूम में। पापा नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोई बुक ला के नहीं देंगे। बोले सर इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाए सर, मुझे लेक्चर नहीं मिला, मुझे पापा ने बुक ला के नहीं दिया, इसलिए मेरी एफिशिएंसी कम रहेगी। दूसरे वाले में देखिए 2 गुना रेट क्यों हुआ, डबल रेट से क्यों फोटोसिंथेसिस कर रहा है? क्योंकि पापा तुम्हें बुक ला के दे रहे। तो पापा ढेर सारे बुक ला रहे, बुक ला रहे, बुक ला रहे, तो अंदर में बुक का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो अब पढ़ाई का रेट डबल नहीं हो जाएगा? पहले खुद से तुम मार्केट जाकर के बुक लाते था, पापा ला रहे हैं, हाँ उसे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आप C4 प्लांट बेटर है, प्रोडक्टिविटी डबल हो गया। आ गया समझ में? तो मेरे में से, और सेकेंड चीज, जो C4 प्लांट है वहां पर मीजोफिल सेल देखिए ना, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत ही कॉम्पैक्टली, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कॉम्पैक्टली अरेंज है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, इसलिए पानी निकलने का रेट भी कम होगा। पानी कम निकलता है ट्रांसपिरेशन में, जब लूजली पैक्ड हो, मीजोफिल सेल लूजली हो, एयर कैविटी हो, निकल जाएगा। लेकिन यहां तो हमने टाइटली पैक कर दिया ना मीजोफिल सेल को, तो ये टाइटली पैक्ड है, पानी भी कम निकलेगा। तो ये हर तरीके से बेटर है। कौन? C4 प्लांट। चलो मैंने पूरी कोशिश की कॉन्सेप्ट देने की, तो अब मुझे बेटा लिख करके बताओ मैसेज में, क्या समझ में आया, नहीं आया, कितना आया, कहां पर नहीं आया। तो मैंने जितना हो सका तुम्हें बेटा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऐसा होता क्यों। चलो फटाफट जाओ। तो ये लॉजिक था, तुम लोग पहले रट्टा मार लेते थे, हाँ ऐसे हुआ, या फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां साइकिल चला गया, तो 5 एटीपी 3 एटीपी रट्टा मार के बैठ जाते थे। लेकिन एकदम दिमाग में कहानी को सेट कर लो, कहानी के फॉर्म में सेट कर लो, प्रॉब्लम आखिर था कहां। तो प्रॉब्लम बच्चा सेकंड वाले में तुम्हारे पापा ने बहुत हेल्प कर दिया। हाँ, तो पापा के आने से CO2 बढ़ गया। अब सोचिए, इसलिए BSc और MSc आपने फोटोसिंथेसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ फोटोसिंथेसिस हुए MSc में और हुआ BSc में। देखिए ध्यान से, MSc को बोला गया, देख MSc को बोला गया देखो भैया लाइट आएगा, तुम्हारा ग्रेना वरैना तैयार रखना। बोले हाँ,
जेड स्कीम, लाइट रिएक्शन पूरा चलाना, बोले ठीक। खूब एटीपी बनाना, बोले ठीक। खूब NADPH बनाना, बोले ठीक है, सब कुछ बना दोगे। लेकिन यहां पर रुबिस्को रखोगे ना, यहां पर रुबिस्को अगर रहेगा ना, तो तुमने तो क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, तो रुबिस्को O2 से बाइंड कर जाएगा, तो रुबिस्को को हटा दो, यहां से रुबिस्को को यहां से हटा दो। ना सर रुबिस्को नहीं रहेगा तो CO2 पकड़ेंगे कैसे, CO2 तो पहले मेरे पास आएगा। तो रुबिस्को से बेटर एक मैंने आदमी को लाया जिसका नाम पेप्को था। ठीक है सर BSC क्या करेगा, पहले देखो BSC को क्या करना है, BSC के पास रुबिस्को है, वही करेगा ना, ग्लूकोज कौन बनाएगा, रुबिस्को बनाएगा। उसके लिए ATP चाहिए, NADPH चाहिए, तो MSC NADPH लाके दो, प्लाज्मोडेस्माटा है ना, दो ATP दो। सर 30 ATP खर्च हो रहा है, तो कुछ कुछ बना लेंगे हम भी। BSC वाला बोलेगा मेरे पास A ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है ना, PS1 है ना मेरे पास, मैं चलाऊंगा, साइक्लिक चलाऊंगा, और साइक्लिक से तो ATP बनता है, तो मैं 12 ATP का भरपाई कर लूंगा, तुम्हारे भरोसे नहीं हूं। एक्स्ट्रा ATP खर्च कर रहा है तो एक्स्ट्रा मशीन भी तो चलाना पड़ेगा, तो बोले हम चला लेंगे, एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है, हम उससे भरपाई कर लेंगे। इसलिए एक वर्ड आएगा क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट ग्रैनुल, ठीक है, और BSC में बेटा A ग्रैनुल है। इसलिए एकदम क्लियर कट समझना है, एकदम कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और रुबिस्को को बहुत सेफली तुमने बचाया, तुमने देखा रुबिस्को को बहुत सेफली बचाया, कभी भी O2 के पास जाने नहीं दिया। मीजोफिल सेल से निकल रहा था, सेल वॉल थिक बना लिया। मीजोफिल सेल से दूर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं रखा, अंदर में PS2 नहीं है, फोटोलिसिस नहीं हो रहा है, बेटा पूरी तरह से सेफ किया। और क्या बोलता है रुबिस्को, CO2 ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो और ज्यादा काम करेंगे, तो CO2 का कंसंट्रेशन और बढ़ा दीजिए। तो C4 पाथवे चलाने का एक और काम है CO2 को बढ़ाने का, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। चलो ठीक है, तो मेरे में से तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, तो मैंने जितना भी हुआ कोशिश किया, मैंने पूरी तरह से तुम्हें ये कॉन्सेप्ट दे दी। तो यही सब होता है, ये सब अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा ना तो इश्यू तो होता है। अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ते हो ये सब चीजें तो इश्यू होता है, बाद में सर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझ में नहीं आता। चलो फोटोसिंथेसिस बड़ा डिफिकल्ट है, अरे लॉजिक है, और लॉजिक को फॉलो करते जाइए, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पास आज छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल से यहाँ पास बात करेंगे, ठीक है ना, हम लोग डिटेल से जाएंगे और इस पे बात करेंगे, क्योंकि मेरी क्लास भी है। चलो ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? सना यास्मीन, क्या सर C3 साइकिल में MSC में पे प्रेजेंट नहीं होते, क्यों रखोगे? अरे अपने रूम में, ठीक है, एक मिनट मारूंगा मैं। C3 साइकिल, अरे क्या C3 साइकिल में MSC में, अरे पहले तो लिख, क्या सर C3 प्लांट में क्या लिखा है इसमें, क्या सर C3 साइकिल में MSC में पे प्रेजेंट नहीं होता, क्या पूछना चाह रही है? C4 प्लांट में, एक मिनट भाई साहब, बहुत महानुभाव लोग हैं। यहाँ देखो, ये C3 प्लांट है भाई, यहाँ देखो एक मिनट, ये C3 प्लांट ना, ठीक है, और ये C4 प्लांट, समझ लो कैसे तुम लोग कर रहे हो भाई। ये C4 प्लांट, C3 प्लांट में केवल फोटोसिंथेसिस करेगा मीसोफिल सेल, केवल करेगा मीसोफिल सेल, ये पैलिसेड वाला या स्पॉन्जी वाला ये करेगा, बस 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 यही सेल है, इसी में रुबिस्को है, बस फोटोसिंथेसिस चल रहा है, यही चल रहा है, यही ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, यही रुबिस्को भी, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। C4 में बोला ऐसा मत कर यार, बंडल सी सेल में कैल्विन साइकिल चलो, रुबिस्को रखो, रुबिस्को को डर लगता है O2 से, O2 यहां बनेगा, O2 यहां बनेगा, तो O2 यहां बनेगा, यानी कि आपके MSC में होगा पेप्को और यहां होगा रुबिस्को, बस खत्म कहानी। और C3 प्लांट में पेप्को की जरूरत ही नहीं है, एक ही है, तभी तो दिक्कत हो रहा था, तभी तो दिक्कत हो रहा था। तो यहीं पास केवल क्या है, रुबिस्को नाम का एंजाइम है, ना पेप्को है, ना बंडल से सेल है, ना बेटा काम का बंटवारा है। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे इस पर और बात करेंगे। चलो ठीक, ठीक है, मेरे वजह से समझ में आना चाहिए, तो आप जाइए धड़ल्ले से क्वेश्चन बनाइए पूरा, आप जाओ
और जो एनसीईआरटी में कॉलम वॉलम है अब तो बन जाएगा, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, सेकंड कहाँ होगा, ये सब मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। तो आप कोई टेंशन नहीं लेना है, फटाफट जाइए और पूरा एलेन के मटेरियल से और ये से बना जाइए।